प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने BHU UG एडमिशन 2022-23 से संबंधित एक वीडियो आपके साथ साझा किया था, जिसे 4000 से भी अधिक विद्यार्थियों ने देखा और उनके बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब लिखकर देना संभव नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपसे बातचीत करके दूं, जिससे कि स्पष्ट तरीके से आप अपने प्रश्नों के उत्तर को समझ पाएं और जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो पाए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं इससे पहले जो भी मेरे जवाब का जो भी आधार है मैंने BHU के ऑफिशियल वेबसाइट से उसको लिया है और साथ ही साथ एडमिशन कमेटी में कार्य कर रहे जो इंचार्ज हैं या जो कमेटी के रेस्पेक्टेड जो मेंबर्स हैं उनसे बातचीत के आधार पर आपकी समस्याओं का विश्वसनीय तरीके से जवाब देने की कोशिश मैं करूंगा। इसके अलावा भी अगर आप किसी विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत और वास्तविक जानकारी चाहते हैं तो आप उस विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, जहां पर साफ साफ सारी चीज़ों को समझाया गया है। साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से भी बताया गया है कि आप किस तरीके से अपने इस एडमिशन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया के जो माध्यम हैं उस पर अलग अलग तरीके से लोग चीज़ों को समझा रहे हैं या गलत तरीके से आपको बता रहे हैं, तो आप इन तरह की चीज़ों से बचें और साथ ही साथ अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। आप सभी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल करना संभव नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लूं, जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए एक समस्या है या एक डाउट है। तो जिन लोगों के प्रश्नों को मैंने शामिल नहीं किया, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बुरा न मानें, क्योंकि सबके प्रश्नों को लेना इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैं एक प्रश्न लेता हूं जो कि कई बच्चों ने पूछा है कि कास्ट सर्टिफिकेट हमारा स्टेट का है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट स्टेट एंड सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट का बनता है। तो जिन लोगों ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट स्टेट का लगाया है या सेंट्रल का लगाया है, नया लगाया है या पुराना लगाया है, ये कोई इशू नहीं है। आपके पास इस समय जो भी कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे पुराना हो, नया हो, स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, आप उसको अपलोड कर दीजिए, वो सब वैलिड है। ठीक है, अगर एडमिशन कमेटी को लगेगा कि नहीं आपसे नया प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में आपको फ़ोन करके जब मांगा जाएगा तब आप उसको जमा करिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं जो कि गौतम सर ने पूछा है कि क्लासेस कब से चलेंगी। सर, अभी तो हमारा काउंसलिंग ही स्टार्ट नहीं हुआ है। काउंसलिंग 8 से यानी आज ही से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होना था, लेकिन चूँकि काउंसलिंग का डेट बढ़ा दिया गया है 3 से लेकर के 3 अक्टूबर से बढ़ा करके आज यानी 8 अक्टूबर तक कर दिया गया है। इस वजह से काउंसलिंग की प्रक्रिया जो आज शुरू होने वाली थी वो भी बढ़ गई है, यानी काउंसलिंग लगभग 10 से लेकर के 15 के बीच शुरू हो पाएगी। किसी भी तरीके से हमें अक्टूबर तक काउंसलिंग पूरी कर लेनी है, क्योंकि इस बार जिन बच्चों को एडमिशन मिलेगा उनकी क्लासेस 1 नवंबर से चलना निश्चित किया गया है, क्योंकि इन बच्चों की परीक्षाएं भी फरवरी से शुरू होनी है। ठीक है, एक प्रश्न है जिसको गौरव शर्मा, आदिरत जी और निशांत ये के साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि हॉस्टल कितने मार्क्स पर मिलेगा। बेटा देखिए, हॉस्टल की अभी हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम एडमिशन भी शुरू नहीं कर पाए हैं। अभी BHU में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो पाई है। जब तक एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हॉस्टल के बारे में कोई विचार करना संभव नहीं होगा, न तो उचित होगा। एडमिशन होने के बाद एक दिन ऐसा रखा जाएगा जिस दिन सिर्फ हॉस्टल से रिलेटेड चीज़ों का अलॉटमेंट
किया जाएगा। यानी हॉस्टल का अलॉटमेंट भी आपके इंडेक्स के आधार पर ही किया जाएगा, ठीक है। जिसका इंडेक्स हाई होगा और वो हॉस्टल मांग रहा होगा, कोशिश यही की जाएगी कि हाई इंडेक्स वाले बच्चों को हॉस्टल प्रेफरेंस में पहले रखा जाए, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी जानना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, जैसे आदित्य राज का ये जानना है कि EWS से OBC हमने भरा था, अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है, हम क्या करें। देखिए, आपने अगर कुछ री एडिट किया है या नया सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है तो वो अपलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन करने का डेट है, उस डेट के अंदर अगर कोई सर्टिफिकेट आप एडिट करके अपलोड करते हैं तो उसे हो जाना चाहिए। आप इसको एक बार पुनः चेक कर लीजिएगा। सगुन जी का प्रश्न है, इनकम जो सर्टिफिकेट है वो हमने नहीं लगाया है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपके पास यदि इनकम सर्टिफिकेट है तो आज तक का डेट है, आपके पास नया पुराना स्टेट सेंट्रल जो भी इनकम सर्टिफिकेट है आप उसे अपलोड कर दीजिए। अगर आप अपलोड करते हैं तो उस कंडीशन में आपके कैटेगरी को मिलने वाला छूट आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एडमिशन कमेटी के द्वारा आपको फ़ोन करके या किसी भी माध्यम से आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाए तो आप उसे दे सकते हैं। यदि आप समय के अंदर अपना इनकम सर्टिफिकेट उपलब्ध करा देते हैं तो आपको आपके कैटेगरी में मिलने वाला छूट आपको प्रदान किया जाएगा, अन्यथा आपको सामान्य कैटेगरी के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। कुछ प्रश्न और लेते हैं, जैसे सरिता देवी का कहना है कि सर हमने रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर को ही कर दिया था और मेरा काउंसलिंग पोर्टल खुल नहीं रहा है। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आपने अगर अपना जो रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भर दिया है तो आप सही आईडी और पासवर्ड डालिए, आपका पोर्टल अवश्य खुलेगा। जैसे शीर्षा गुप्ता जी का एक प्रश्न है कि रजिस्ट्रेशन एंड प्रेफरेंस दोनों हो गया है, लॉगिन नहीं हो रहा है, आईडी और पासवर्ड गलत बता रहा है। देखिए, आपने जो भी आईडी और पासवर्ड आपको मिला है उस आईडी और पासवर्ड को लॉगिन के लिए आप सही डालते हैं तो वो एक क्या है, मशीन है। अगर आप सही आईडी पासवर्ड अगर मैच करता है तो 100% उसको खुलना चाहिए, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर नहीं खुल रहा है तो आप सभी को आपके मेल पर विश्वविद्यालय के तरफ से आईडी और पासवर्ड भेजा गया है, आप एक बार वहां से देख लें क्या आप आईडी और पासवर्ड सही डाल रहे हैं या गलत है, ठीक है। आप उसे देख करके सही आईडी पासवर्ड डालिए, निश्चित रूप से वो साइन इन होगा और आप अपना जो भी भरना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, आप पूरा कर सकते हैं। विशेष संदर्भ में अगर आप चाहें तो फॉरगेट करके एक ऑप्शन होगा जहां पर जा करके आप अपने आईडी और पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, जो निषाद कुमार जी पूछ रहे हैं कि हमने जो ऑनलाइन इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट होता है उसको अपलोड किया है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, आपने ऑनलाइन भी किया होगा तो अपना ही सर्टिफिकेट किया होगा, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर 12th का मार्कशीट आपने अपलोड किया है या हाई स्कूल का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो इन सभी के अपलोड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ को सही कैलकुलेट किया जाए, यानी यह देख लिया जाए कि डेट ऑफ बर्थ आपका निर्धारित उम्र से ज़्यादा तो नहीं है। और इंटरमीडिएट के मार्कशीट के अपलोड करने का मुख्य मकसद यही है कि यह पता कर लिया जाए कि क्वालिफाइंग परसेंटेज जो मिनिमम है उससे आपका नंबर कम तो नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन वाला भी मार्कशीट किया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एडमिशन कमेटी को ऐसा लगता है कि आपसे ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए तो आप इसको तैयार रखिएगा, जब अगर आपसे मांगा जाता है तो आप उसको ज़रूर सबमिट करिएगा, ठीक है। वहीं सौरभ कुमार जी पूछते हैं कि हमारा जो आईडी और पासवर्ड है वो इनवैलिड बता रहा है, मैं क्या करूं। बिल्कुल नहीं, आप आईडी और पासवर्ड सही डालिए, निश्चित रूप से वो खुलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि मेल आईडी पर आपको भेजा गया, वहां से देख करके भी आप सही भर सकते हैं, ठीक है। शुभम माधव जी पूछते हैं कि मैंने सोशल भरा है, क्या मैं आर्ट्स में काउंसलिंग करा सकता हूं। बिल्कुल आप करा सकते हैं। आप
क्योंकि इंट्रेंस एक ही हुआ था, आपका इंडेक्स एक ही है और उस इंडेक्स के आधार पर आप अलग अलग सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, जो भी हो। ठीक है, तो आपको जो चीज़ भी पढ़ना है आप उससे संबंधित ऑप्शन ले सकते हैं, उसको भर सकते हैं। और जिसमें आप इंटरेस्टेड, जिस कोर्सेज में नहीं है, उसको भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, न तो आपको भरने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चों ने यह पूछा है कि हमारा इतना इंडेक्स है और इस इंडेक्स के आधार पर क्या हमारा मेन कैंपस में एडमिशन होगा या कहीं भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, या इतने इंडेक्स के आधार पर हम क्या सोचें, हमारा एडमिशन हो पाना संभव है कि नहीं। इससे संबंधित बहुत सारे, एक एक का नाम लेना, जैसे सुबी दुबे, आस्था सिंह, युतिका सिंह, विक्की यादव, आदिरत, अमन पाल, राज, किरण, प्रकृति, कौशल प्रजापति, अमन वर्मा, करण सोनकर, अंकित यादव, खुशबू सिंह, विशाल सिंह, उज्जवल प्रकाश, निशा राज कश्यप, बहुत सारे लोगों ने अपना नंबर बताया है कि मैंने इतना नंबर पाया है, मेरा एडमिशन होगा या नहीं, मुझे मेन कैंपस महिला महाविद्यालय या एफिलिएटेड कॉलेजेस मिलेगा कि नहीं। देखिए, मैं इसके जवाब में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर बॉयज़ की बात हम करें तो बॉयज़ के लिए BHU में सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लड़के पढ़ सकते हैं। अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस यानी BHU मेन कैंपस, जिसको FMC बोलते हैं, वहाँ एडमिशन होता है तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एफिलिएटेड कॉलेज में एक ही ऑप्शन है, DAV, जहाँ पे कोएड है, यानी लड़के सिर्फ मेन कैंपस FMC या DAV PG कॉलेज में अपना एडमिशन करा सकते हैं, जबकि लड़कियों के लिए सभी इंस्टीट्यूट पर रजिस्ट्रेशन कराना या पढ़ना संभव है। ठीक है, यानी लड़कियां यानी गर्ल्स BHU FMC महिला महाविद्यालय से लेकर के चारों एफिलिएटेड जो कॉलेज है उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और उसमें एडमिशन कर सकती हैं। तो लड़कियों का एडमिशन होना लड़कों की तुलना में आसान है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि अभी यह बता पाना कि आपका इतना नंबर है और आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं बहुत कठिन है कभी, क्योंकि अभी BHU की जो काउंसलिंग है वह प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और इस बार जैसा आप सभी को मालूम होगा कि आप सभी ने जो यह एंट्रेंस दिया है उसमें आपका इंडेक्स होगा, आपका परसेंटाइल होगा, और इसके साथ ही साथ NTA ने एक नॉर्मलाइज स्कोर या स्टैंडर्डाइज स्कोर भी निकाला है। नॉर्मलाइज स्कोर या स्टैंडर्डाइज स्कोर निकालने के लिए उसका एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूला के हिसाब से NTA ने कैलकुलेट करके आपका नॉर्मलाइज स्कोर आपको दिया है, जिसमें आप सभी को मालूम होगा। यानी आप सभी को अपना इंडेक्स, अपना परसेंटाइल और अपना नॉर्मलाइज स्कोर या जिसको स्टैंडर्डाइज स्कोर बोलते हैं वो मालूम होगा। तो इस बार कितने स्टैंडर्डाइज स्कोर पर आपका एडमिशन होगा यह अभी तक किसी को नहीं मालूम है। जब हम पहले दिन, मान लीजिए 10 से 15 के बीच में, जिस दिन पहले दिन हम लोग काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं, क्योंकि NTA जितने बच्चों का एडमिशन होना है उनका लिस्ट हमें कंप्यूटर यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा निकाल करके दे देगा। जैसे मान लीजिए कि BHU मेन कैंपस यानी FMC और महिला महाविद्यालय में मिला करके कुल अगर 600 सीटें हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि सोशल साइंस की 600 सीटें हैं, तो हमें NTA उस फार्मूला के हिसाब से जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसके आधार पर हाईएस्ट 600 बच्चों को सेलेक्ट करके हमें दे देगा, और उन 600 बच्चों के सारे वेरिफिकेशन से लेकर के और सारी चीज़ों को करने के बाद फिर जो बच्चे सही पाए जाएंगे उन बच्चों को सबसे पहले एडमिशन कराने का मौका दिया जाएगा। अगर उनमें से किसी कारणवश कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले पाता है तो उनके स्थान पर जस्ट उसके नीचे वाले बच्चों को हमें मौका देना होता है। तो अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि कितने नॉर्मलाइज स्कोर तक के बच्चों को फर्स्ट वाले दिन रखा जाएगा, ये हमें नहीं मालूम है। जब पहले दिन हमें उन
600 बच्चों की लिस्ट मिल जाएगी जो उस नॉर्मलाइज स्कोर के अंदर आएंगे। उस आधार पे हम यह देख पाएंगे कि वह नॉर्मलाइज स्कोर का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, और उसके आधार पर हम ये भी समझ जाएंगे कि इंडेक्स उस नॉर्मलाइज या स्टैंडर्डाइज स्कोर के आधार पर इंडेक्स का रेंज क्या है। जैसे मान लीजिए कि 400 में से हो सकता है कि 300, ठीक है, 400 में से 300 या 250 इंडेक्स तक के बच्चों को उस नॉर्मलाइज स्कोर में शामिल कर लिया गया है, तो हम इंडेक्स के आधार पर भी कुछ कहने की स्थिति में होंगे। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। अब आप ये कहेंगे नॉर्मलाइज या स्टैंडर्डाइज स्कोर क्या है, तो बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि यह एनटीए द्वारा बनाया गया एक मापदंड है जो एक फार्मूला के आधार पर निकाला जाता है। क्योंकि आप जब एंट्रेंस दिए होंगे उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा, जीके भी होगा, साइंस भी होगा, और आपके सारे सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस अलग अलग होगा, सारे का डिफ़िकल्टी लेवल भी अलग अलग होगा। मान लीजिए हिंदी और जीके के क्वेश्चंस बहुत सरल आ गए और साइंस के क्वेश्चंस बहुत कठिन आ गए, तो जिन बच्चों का हिंदी और जनरल नॉलेज में बहुत अच्छा नंबर होगा उनका साइंस में कम भी हो जाएगा, और आपको इंडेक्स एक ही मिलना है और उसी के आधार पे अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन करने का मौका भी मिलेगा। तो सारे का एक एवरेज मार्क्स निकाल लिया जाता है जिसको हम नॉर्मलाइज या स्टैंडर्डाइज स्कोर मानते हैं। तो आपके परसेंटाइल स्कोर और आपके इंडेक्स से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर ये तय करेगा कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं। एक सामान्य सी बात है कि अगर आपका इंडेक्स ज़्यादा होगा तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर भी ज़्यादा होगा, यानी इंडेक्स ज़्यादा है तो आपके एडमिशन होने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका नॉर्मलाइज स्कोर भी उस इंडेक्स और परसेंटाइल के आधार पर ही निकाला जाता है। ठीक है। कुछ बच्चों ने जैसे मार्कंडे तिवारी, आर.के. सिंह, भरत कुमार, अनीश कुमार, ऋषभ राय, निकिता तिवारी, तमाम विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछा है कि सर कट ऑफ के बारे में बताएं, या पहला कट ऑफ कब पब्लिश होगा इसके बारे में बताएं। देखिए, अभी जब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो उस कंडीशन में कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कितने नॉर्मलाइज स्कोर या इंडेक्स तक के बच्चों को फर्स्ट राउंड में रखा जाएगा। ठीक है। जब फर्स्ट राउंड में हमें बच्चे मिल जाएंगे तो हम उसके रेंज के आधार पर आपको बता पाएंगे, और उसका जो सही कट ऑफ होगा वो जानकारी आपको हम दे पाएंगे। इस समय कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जब तक कि काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड स्टार्ट नहीं हो जाता है। इसके लिए कम से कम 10 से 15 के बीच में जब हम लोग पहले दिन जाएंगे तो वो सारी स्थिति बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है। इन तमाम तरह के प्रश्नों को जो आपने पूछा, मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सभी प्रश्नों का सही जवाब दूं। फिर भी इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सही जानकारी दूं। फिर भी किसी तरह की सूचना परिवर्तन की अवस्था में एनटीए, यूजीसी और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड ही मान्य होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।